हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिल्डर में। आज हम आप सभी के एग्जाम को देखते हुए यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का सीरीज सी का क्वेश्चन पेपर है। तो आइए हम आप सभी को पेपर सॉल्व कराते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और आइए हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। देखिएगा, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का क्वेश्चन पेपर है, जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम भी 15 और 16 अक्टूबर को पड़ा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, बैंक दर का अर्थ है। यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, बैंक दर का अर्थ है। तो बैंक दर का जो अर्थ होता है वो है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1 का। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। तो सेकंड का डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा है कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। ध्यान रखिएगा, देखिए हिमालयी नदी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जैसे ब्रह्मपुत्र और गंगा जो है ये हिमालयी नदी तंत्र है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड का डी, सेकंड और थर्ड। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, थर्ड का क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन दिया है वित्त सचिव, वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति। तो आरबीआई गवर्नर द्वारा जो 100 का नोट होता है उस पर हस्ताक्षरित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा। जो साख सर्जन है उसका जो असर पूछा जा रहा है कोषानुपात पर, घटा दे तो साख सर्जन जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। तो 5 का बी ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा। तो 5 का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया पूंजीवादी। तो ध्यान रखिएगा, जिस अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, उन्हें हम पूंजीवादी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आती है। तो 7 का बी ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखिएगा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, फेमा का पूर्ण रूप पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए दिया हुआ ए बी सी डी, तो इसका ऑप्शन जो है वो डी है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा का फुल फॉर्म होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो फेमा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राज्य सूची में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी, 9 का सी हो जाएगा, राज्य सूची में शामिल है जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। तो बी जो ऑप्शन होगा 10 का वो सही होगा, अनुच्छेद 29 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किस अनुच्छेद से संबंधित है पूछा गया है यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, जो सी अनुच्छेद 21A से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, यह अनुच्छेद 21A में ए के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तो उद्देश्य प्रस्ताव जिन्होंने रखा है वो है जवाहरलाल नेहरू जी। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत क्या होता है। तो 14 आंसर क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें देखिएगा 18 कैरेट सोने में जो खरे सोने का प्रतिशत होता है वो 75% होता है। तो 14 क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में संतरे में बहुतायत में होता है तो विटामिन सी होता है। देखिए ध्यान रखिएगा कि खट्टे फलों में विटामिन सी पाए जाते हैं, तो संतरे में क्या हो जाएगा, विटामिन सी बहुतायत में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ये मैथमेटिक्स है।
जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देखिएगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे रूट एक्स अपॉन 196 कर लेते हैं इक्वल टू 72/56। तो ध्यान रखिएगा रूट जो है रूट एक्स को रूट एक्स रहने दीजिए। 196 का आप जानते हैं कि 14 का होल स्क्वायर होता है, तो आप क्या करिएगा रूट में एक्स को रहने दीजिए, अपॉन हो जाएगा केवल 14 इक्वल टू 72/56। अब 14 से आप 56 को कट कर सकते हैं। जब आप उसको 14 को, तो ये कितने बार में जाएगा 4 बार में जाएगा। जब आप डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा रूट एक्स इक्वल टू 18। तो हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू 18 का होल स्क्वायर कर देंगे तो 324 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 324। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है, तो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। मतलब पूछा गया है ये चारों ऑप्शन में कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम और क्या होता है। तो देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, CaOCl2 कहते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो दूसरा रासायनिक नाम है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, CaOCl2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो आप देखिए टीवी सेट का 30% घट रहा है, तो आप इसको 70/100 1:1 का रूल जो स्टूडेंट्स पढ़े होंगे उनको क्लियर होगा ये रूल। तो देखिए हम आपको बता देते हैं 1:1 का रूल जो भी पढ़े होंगे, तो 30% घटाने पर तो आप क्या करिएगा 70/100 इंटू 20% बढ़ गई तो 120/100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.7 इंटू 1.2 आएगा। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब 12 में 7 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 84 तो क्या होता है, हम क्या करते हैं एक में से अगर 0.84 आता है तो एक में से हम 0.84 को घटाते हैं। जब हम घटाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि घटी हुई मूल्य आती है, तो हम घटाएंगे तो कितना आ गया 16%। तो ये क्या हो गया घटी हुई मूल्य। तो टीवी सेट का जो मूल्य था 30% घटाने पर उसकी बिक्री इतनी बड़ी होती है, तो दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दुकानदार की जो आय है वो 16% घट जाएगी। ध्यान रखिएगा 19 का ए ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र दी हुई है। तो देखिएगा यहाँ 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र पहले आप निकाल लीजिए। अगर कोच की भी उम्र उसमें शामिल कर दी जाएगी तो आप क्या करिए कोच की उम्र को शामिल कर देंगे। ठीक, 4 खिलाड़ी थे 18.5 और अब कितने खिलाड़ी हो जाएंगे, 4 खिलाड़ी होगा और एक कोच हो गए, तो 5 लोग हो गए। तो खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 दी हुई थी, तो जो कोच की उम्र है वो 20% बढ़ जाती है। जब आप 20% बढ़ाते हैं और जो 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र थी और कोच को लेकर जो औसत उम्र बढ़ी हुई है उसमें से जब आप माइनस कर देते हो कोच की उम्र आ जाती है। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए 37 वर्ष सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, ये भी देखिएगा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है 885 इंटू 885 इंटू 885 प्लस 115 इंटू, ये देखिएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आप सभी ध्यान रखिएगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का फॉर्म बन रहा है। तो आप सभी ध्यान रखिए कि ए प्लस बी का होल, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब क्या होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो होल क्यूब होता है वो होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो सेम ऑप्शन देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो आप क्या करिए ऊपर रख दीजिए ए प्लस बी और उसके बाद बगल में रखेंगे आप उसकी जस्ट इनटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, तो दोनों कट हो जाएंगे। बचा क्या 885 प्लस 115। जब आप इसको ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1000। तो 21 का ये सही होगा। अब देखिए 22 का क्वेश्चन देखिएगा, किसके बराबर है। देखिए √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3, तो आप इसके कॉन्जुगेट से गुणा कर लीजिए। √5 माइनस √3 अपॉन √5 माइनस √3, तो √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 5 √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल बनता है, ऊपर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है। तो आप क्या करेंगे जब सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 2 नीचे आ जाएगा, 5 माइनस 3 आएगा, सॉरी 5 माइनस 3 आएगा। ऊपर क्या हो जाएगा जब आप उसको ओपन करेंगे, जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब कंप्लीट करेंगे तो आप क्या करेंगे √5 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू √3, तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 3 माइनस 2 √15 बाई
5 में से 3 जाएगा, 2 आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लीजिए। जब आप 2 को कॉमन लेते हैं तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, तो 4 माइनस रूट 15 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसको देख लीजिएगा। मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। 23 का क्वेश्चन देखिएगा कि हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया है, तो 23 क्वेश्चन में देखिएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मनोहर। मन को हरने वाला मनोहर कहलाता है। 24 देखिएगा, गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो गागर में सागर भरने का अर्थ होता है थोड़े में बहुत कहना, जैसे अपनी बातों को, जैसे थोड़ी बात में आप बहुत ज्यादा कह रहे हैं, तो उसको कहते हैं हम गागर में सागर भरना। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे महत्वाकांक्षा, ये नहीं होता, महत्वाकांक्षा यहाँ पे लिखा है। तो देखिए यहाँ कुछ ऑप्शन सी देखिएगा महत्वाकांक्षा, ऑप्शन डी देखिएगा महत्वाकांक्षा, तो महत्वाकांक्षा होता है, ध्यान रखिएगा महत्वाकांक्षा, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। एकल का विलोम पूछा गया है 26 में, एकल का विलोम पूछा गया है, तो इसका सी हो जाएगा ऑप्शन, बहुल होता है, एकल का विलोम बहुल होता है। देखिए दर्प का पर्यायवाची पूछा गया है 27 का, दर्प का पर्यायवाची, दर्प मीन्स होता है अहंकार, ध्यान रखिएगा, दर्प मीन्स क्या होता है, अहंकार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। अब देखिए आप लोगों को डायरेक्शन दिया हुआ है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करेस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। मतलब आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं कि पहले आपको इसको रीड करना है, उसके बाद आपको इसका आंसर देना है। तो आइए हम थोड़ा आपको बता देते हैं। नेहरूज वाज अ मेनी साइडेड पर्सनैलिटी, ही एंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स एज मच एज ही एंजॉयड फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल एविल्स आर रेजिस्टिंग टायरनी इन हिम द साइंटिस्ट एंड द ह्यूमैनिस्ट वेयर हेल्ड इन परफेक्ट बैलेंस। देखिए आप लोग समझते चलिएगा क्योंकि कुछ आंसर इसी में छुपा हुआ है। वाइल ही केप्ट लुकिंग एट सोशल प्रॉब्लम्स फ्रॉम अ साइंटिफिक standpoint, he never forget that we refuse to believe in a benevolent power interested in men's affairs, but as a self-proclaimed non-believer he loved affirming his faith in life and the beauty of nature. Children he adored. Unlike Wordsworth, he did not see them trailing clouds of glory from their recent sojourn in heaven. He saw them as blossoms of promise and renewal, the only hope for mankind. तो देखिए हमने पैसेज पढ़ लिया। अब आप ध्यान रखिएगा, देखिए आपने पैसेज पढ़ा, अब क्वेश्चन देखिएगा 28 क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, तो देखिए जो पंडित नेहरू जी थे उन्होंने कहा है यहाँ पर देखिएगा कि इन्होंने जो इसको रिलेट करके कहा है, ये बोला है इन्होंने, साइंस एंड ह्यूमैनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो साइंस और ह्यूमैनिज्म आर दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का बी। 29 का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, अ मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स, मतलब उन्होंने पूछा क्या है कि मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स क्या होता है। तो आप क्या करेंगे 20 इसमें देखिए, अ कैपेबल पर्सन, अ पर्सन हैविंग वैरिड इंटरेस्ट, अ कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी, अ सेक्रेटिव पर्सनालिटी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 29 का ऑप्शन नंबर बी होगा, अ पर्सन हैविंग वैरिड इंटरेस्ट, जो पर्सन हैविंग वैरिड इंटरेस्ट के साथ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, पंडित नेहरू इंजॉयड। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ था ना कि पंडित नेहरू इंजॉयड फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल एविल्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल एविल्स। तो ये आपके आंसर हो गए, तो 30 का डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा कि पक्षी विज्ञान है वो पक्षी से रिलेटेड है, तो नृविज्ञान किससे संबंधित हो। तो नृविज्ञान जो होगा वो मानव से संबंधित होगा। 31 का बी ऑप्शन सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग। मतलब सिनोनिम्स मतलब होता है उसी के समान, एंटोनिम्स होता है विलोम। ठीक है, तो फेमस का सिनोनिम जो होता है वो होता है पॉपुलर। फेमस मीन्स भी पॉपुलर होता है, तो पॉपुलर का सिनोनिम, फेमस का सिनोनिम क्या हो जाता है, पॉपुलर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओपैक्यू। ठीक, ध्यान रखिएगा, ट्रांसपेरेंट का क्या हो जाएगा, ओपैक्यू। क्वेश्चन नंबर 34 पे आइएगा, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा। देखिए रीता की ओर इशारा करते हुए, तो पहले आप क्या करेंगे, आप देखिए सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि जब हम ट्राइंगल बनाते हैं तो हम किसी लड़के को दिखाते हैं। ठीक, जब हम सर्कल बनाते हैं तो किसी लड़के को दिखाते हैं। हम एक तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ट्राइंगल बनाते हो एक लड़के को दिखाते हैं और सर्कल बनाते हो एक लड़की को दिखाते हैं। जब आप सिंगल बॉन्ड का संबंध दर्शाते हैं तो वो हम भाई बहन में दर्शाते हैं। ठीक है, जब हम डबल बॉन्ड का संबंध दर्शाते हैं वो पति पत्नी के बीच में दर्शाते हैं। ठीक,
तो रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं उनकी माँ का, मतलब रीता के माँ के पुत्र का, रीता हुई, रीता की माँ हुई, देखिए ये रीता हो गई, रीता की माँ हो गई, ठीक, माँ के पुत्र का, तो रीता का भाई हो गया, मतलब रीता के माँ का पुत्र तो रीता का भाई हो गया, और जो भाई है रीता का उन्हीं का पुत्र हूं मैं, तो पुत्र हो गए, तो रीता का इनसे क्या संबंध है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुआ का संबंध है। 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी बुआ होगा, इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप आगे बढ़िए, तो 25 से आप 5 आगे बढ़ते हैं तो आपको 30 अगस्त को सोमवार मिल जाता है, ठीक। अब आप -7 करते जाइए तो देखेंगे आपको 5 सोमवार मिलेंगे, 1 2 3 4 5, आप माइनस करते जाएंगे, 7 माइनस करते जाएंगे, देखिए एक तो 30 को पड़ेगा सोमवार, ठीक है, एक 23 को सोमवार पड़ेगा, एक 16 को सोमवार पड़ेगा, एक 11 को सोमवार पड़ेगा और एक 4 को सोमवार पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। तो देखिए पनीर भी मेल रखता है, पनीर, दही और मक्खन, ये किससे, दूध से ही बने होते हैं, तेल जो है वह समूह से नहीं संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में ये क्वेश्चन कर दें। ये देखिएगा किसी निश्चित कोट में प्रोडक्शंस को कैसे लिखा जा रहा है, QQPCVEUHPMT। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन फंसाने के लिए दिया है कि प्रोडक्शंस को अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो आप ओरिएंटेशन को कैसे लिखेंगे, तो आप पहले क्या करेंगे, ओरिएंटेशन को देखिए यहाँ पर देखिएगा एक प्लस हो रहा है और एक माइनस हो रहा है, देखिए PQ, अब फिर नीचे से आप देखिए PQ, अब R में से एक माइनस करेंगे तब Q आएगा, फिर आप क्या करेंगे POP, फिर आप D में से एक माइनस करेंगे तब C आएगा, ऐसे आप करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो 5 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 5 नंबर इधर छोड़िए, 5 नंबर इधर, 1 2 3 4 5 नंबर इधर छोड़ दिया हमने, 1 2 3 4 5 यहाँ छोड़ दीजिए। देखिएगा जो बीच का है C, उसमें एक प्लस हुआ है, CDE हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो ओरिएंटेशन का जो हो जाएगा, देखिए O में P, PQJD, PQJD, OVBSJNO, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो 37 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PQJDOVBSJNO, 37 का सी ऑप्शन सही होगा। 38 देखिएगा, बोल्ड बम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई, तो ये राजस्थान में शुरू की गई है। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है, 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा घाना। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, तो जो नहीं हुआ है वो पटना में लाइट हाउस परियोजना क्रियान्वयन नहीं हुआ है, तो 40 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है, तो इस समय जो 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है वो है 41 का सी, रिलायंस जियो, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है, तो ये हो जाएगा 42 का डी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश में एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE+ शुरू किया गया है, तो 43 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा UDISE+ शुरू किया गया है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो ये हो जाएंगी सिरिसा बांदला, ठीक है, सिरिसा बांदला, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 45 देखिएगा, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया, तो 45 का हो जाएगा डी, सुमित मलिक पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। 46 देखिएगा, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, 46 का हो जाएगा सी, 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ साझा करते हैं। जब आप मैप देखेंगे, जब आप मैप को उठाएंगे तब आपको, जब आप मैप में जब आप प्रदर्शित करते हैं तब आपको समझ में आता है कि कौन कौन से राज्य से कौन कौन सा हमारा पड़ोसी देश लगा हुआ है। तो ऑप्शन 46 का जो ऑप्शन होगा वो 5 हो जाएगा। तो नेपाल से जो राज्य लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, बिहार लगा हुआ है, उत्तराखंड लगा हुआ है,
पश्चिम बंगाल लगा हुआ है और सिक्किम लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा। तो 5 राज्य नेपाल से साझा करते हैं। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो कोस्टा रिका की राजधानी है सान जोस। ठीक है, 47 का डी, सान जोस। ठीक। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 49 देखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेस SUPAC भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो 49 का बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है 14 सितंबर। 50 का सी ऑप्शन सही होगा। 51 क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ठीक है, तो 51 का ए हो जाएगा, म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। 52 क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो लक्षद्वीप की जो आधिकारिक भाषा है वो मलयालम है। क्वेश्चन 53 देखिएगा, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो 552 है। 53 का ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 54 देखिएगा, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो बुध है जो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 55 क्वेश्चन देखिएगा, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफा स्थित है? तो 56 का हो जाएगा बी ऑप्शन, औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में है। 57 देखिएगा, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 57 का डी हो जाएगा, केरल में ओणम त्योहार मनाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के तौर पे दिया हुआ क्वेश्चन है, धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इन सिद्धांतों को परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध भी हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हो। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी। तो इस पे देखिए ऑप्शन आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस पैरा पर क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। तो गांधी जी का अर्थ था अहिंसा द्वारा कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। क्वेश्चन 59 देखिएगा, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, नितांत सबका उपयुक्त पर्याय है। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 का डी ऑप्शन, बिल्कुल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नितांत का जो उपयुक्त पर्याय होता है वह बिल्कुल होता है। 61 क्वेश्चन देखिएगा, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो 61 का ऑप्शन हो जाएगा सी, मानव जाति के विकास के लिए विश्व में शांति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है ऑप्शन नंबर डी, अहिंसा और प्रेम। देखिए एक और दिया हुआ है और ऐसे ही पैरा पर, तो विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अभूतपूर्व आविष्कारों से छूता नहीं रहा। इसी से आधुनिक युग विज्ञान का युग कहलाता है। आज विज्ञान ने पुरुष और नारी, साहित्यकार और राजनीतिज्ञ, उद्योगपति और कृषक, पूंजीपति, श्रमिक, चिकित्सक, सैनिक, अभियंता, शिक्षक, धर्मज्ञ, तत्वज्ञ सभी को और सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में अपने अप्रतिम प्रदेश से अनुग्रहित किया है। आज समूचा परिवेश विज्ञानमय हो गया है। विज्ञान के चरण गृहिणी के रसोई घर से लेकर बड़ी बड़ी प्राचीरों वाले भवनों और अट्टालिकाओं में ही दृष्टिगत नहीं होते, प्रत्युत वे स्थल और जल की सीमाओं को लांघकर अंतरिक्ष में भी गतिशील होते हैं। वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन सका है। विज्ञान के अनुग्रह से वह सभी प्रकार की सुविधाओं और संपदाओं का स्वामित्व प्राप्त कर चुका है। अब वह ऋतुओं के प्रकोप से भयाक्रांत एवं
त्रत्र नहीं है। विद्युत ने उसे आलोकित किया है, उष्णता और शीतलता दी है, बटन दबाकर किसी भी कार्य को संपन्न करने की ताकत भी दी है। तो यहाँ पर विज्ञान के बारे में बताया गया है कि मनोरंजन की विविध साधन उसे सुलभ है। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास के समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई है और समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन की तीव्र वृद्धि होने के कारण आज दुनिया पहले से अधिक धन धान्य से संपन्न है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की देन अभिनंदनीय है और विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य हस्तमलक करके सब अब अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुका है। सर्वोपरि विज्ञान के मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ी परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ और संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है और यथार्थ एवं सम्यक जीवन जी सकता है। इससे मनुष्य के मन को युगों के अंधविश्वासों, भ्रमपूर्ण और दकियानुषी विचारों, भय और अज्ञानता से मुक्ति मिलती है। विज्ञान की यह देन स्तुत्य और मानव को चाहिए कि वह विज्ञान की समग्र देन को रचनात्मक कार्यों में सुनियोजित करें। हम आप सभी से कहना चाहते हैं कि आप सभी ये जो भी पैरा वाले क्वेश्चंस है इसको लास्ट में करने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले आप सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करिएगा। ये पैरा बहुत लंबा है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर आप पैरा को अच्छे से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, तो आप 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप सभी ध्यान रखिएगा कि इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, इसी से आपका आंसर निकलेगा और 5 क्वेश्चंस इस पर रिलेटेड है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसको कंप्लीट करिएगा। तो देखिए जो 63 क्वेश्चन है, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है, तो 63 का सी ऑप्शन सही होगा, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 64 का ए, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है, 65 का हो जाएगा ए, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। 66 क्वेश्चन देखिएगा, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, डी ऑप्शन सही होगा, प्रकृति और प्राणी जगत का सिर मौर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से। ठीक, तो 67 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम देखते हैं। देखिए ये ग्राफ के क्वेश्चन से, ग्राफ के लगभग 20 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग ग्राफ को कंप्लीट करिएगा। देखिए यहाँ पे ग्राफ को समझाना बेहद मुश्किल है, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं आपको समझाने की, तो देख लीजिएगा। क्योंकि ग्राफ से जो भी आपको अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करिएगा, जिससे हम आपको ये जो क्वेश्चन है इसको प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दिया है, तो आप क्या करेंगे, पहले हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जो अंक के अनुपात है तो आप सबसे पहले उसको निकालिए। तो आप क्या करेंगे, हिस्ट्री बाय ज्योग्राफी कर लीजिए। अब क्या दिया है 0.65, तो आप इसको क्या कर लीजिए 65/100। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 13/20 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप सेकंड स्टूडेंट का कर लीजिए, 85/100 करेंगे 17/20 आ जाएगा। 35/100 करेंगे 7/20 आ जाएगा। अब आप क्या करिए, फोर्थ स्टूडेंट का निकाल लीजिए, 125/100 आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा 25/20। आप इसको सॉल्व करेंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। फिर 1.4 को कर लीजिए 14/100। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 14/100 हो जाएगा, 14/10 हो जाएगा, सॉरी 1.4 दिया हुआ है तो 14/10 हो जाएगा। 0.95 है तो 95/100 हो जाएगा। 1.55 है बाई 100, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, हर स्टूडेंट्स का सबसे पहले आप ग्राफ निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स का। अब आप इसी पर क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। तो पूछा गया है भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है, तो यहाँ पर प्रतिशत बढ़त पूछा गया है, तो आप सबका निकालते जाइएगा तो ये आंसर निकलता जाएगा। तो 68 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए, इसमें तो सबसे पहली बात है कि आंकड़े अपर्याप्त है 68 वाले क्वेश्चन में। 69 क्वेश्चन देखिएगा, इतिहास और भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर पूछा गया है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अधिकतम और न्यूनतम अंकों का जब आप अंतर निकालते हैं सबसे पहले चेक करिए सबको, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1.20 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1.20 इसका आंसर हो जाएगा। जब 7/20 न्यूनतम माइनस 31/20 करेंगे तो यह हो जाएगा 24/20। जब इसको सॉल्व करेंगे 12/10 तो यह हो जाएगा 1.20। 70 क्वेश्चन देखिएगा, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक पूछे गए हैं, तो इसका 70 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन 75 आंसर सही होगा। 71, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं,
तो 71 का डी ऑप्शन सही होगा। 3 छात्र ऐसे हैं जो भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। 72 देख लीजिएगा, निम्न से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं, तो 72 का डी हो जाएगा। 1 2 3 6 जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं, देखिए 1 2 3 और 6 जिनको भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। अब देखिए ये भी ग्राफ का अध्ययन है, इसको भी आपको बताना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 73 का हम आपको ऑप्शन बता देते हैं। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, तो जो 73 का ऑप्शन हो जाएगा डी, ये इसका सही होगा। 74 देखिएगा, 74 उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष हुई, तो 74 का सी ऑप्शन सही होगा। 75 देख लीजिएगा, तो 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना था, तो आप क्या करेंगे, 75 का ये हो जाएगा ए ऑप्शन 3/4 था। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, तो 76 का बी ऑप्शन सही होगा। 2016-2017 पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ गया है, तो 77 का डी ऑप्शन सही होगा, 22.2। अब देखिएगा ये भी ग्राफ से हम आपको बता रहे हैं 20 क्वेश्चंस ग्राफ से रिलेटेड। 20 क्वेश्चन समझ रहे हैं, 20 क्वेश्चंस मतलब आपका 20 नंबर फिक्स हो सकता है अगर आप ग्राफ के क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं 78, देखिए इसको भी सॉल्व करना होगा। तो 78 का हम आपको ऑप्शंस बता देते हैं। किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर दर्शाता है, तो 78 का ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखें, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है, तो 79 का बी आंसर हो जाएगा 2019 में। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है, तो 80 का ए हो जाएगा, जो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। 81 क्वेश्चन पूछा गया है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है, तो 81 का सी ऑप्शन सही होगा, 2016 हो जाएगा। 82 देखिएगा, वर्ष 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैनों की उसी वर्ष की कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था, तो 82 का सी ऑप्शन सही होगा, 19.05 हो जाएगा। अब देखिए ये भी ग्राफ पर है, 15 नंबर का आपको क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब ये देखिए 5 नंबर और हो गए यहाँ पर। दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या दर्शाई गई है। ठीक है, 83 क्वेश्चन देखिएगा, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है, तो 83 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 1.04। 84 देखिएगा, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है, तो 84 का बी ऑप्शन सही होगा, ट्रेड बुल। क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज्यादा था, तो 85 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 57.82। फिर 86 देखिएगा, क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या औसत महत्तम है, तो सितंबर में यह महत्तम होगा। 87 देखिएगा, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज्यादा थी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 35.3। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। 88 का डी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक, ध्यान रखिएगा। चरक संहिता संबंधित है, तो जो चरक संहिता संबंधित है वो चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्रम क्या है, तो 90 क्वेश्चन में देखिएगा, गुलाम वंश सबसे पहले था। ठीक है, उसके बाद खिलजी वंश था। ठीक, उसके बाद तुगलक वंश, फिर सैयद, फिर लोधी, फिर उसके बाद मुगल आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुलाम वंश के सबसे पहले इल्तुतमिश आ गए। तो इसमें देखिए ऑप्शन खोजिए, आप क्या करिए, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। देखिए अब इन दोनों में ऑप्शन में ए बी है नहीं, अब हमको क्या देखना है, सी और डी में। तो सबसे पहले इल्तुतमिश आए। ठीक, उसके बाद कौन, इल्तुतमिश के बाद कौन आ जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। तो आप ऐसे ही देखिए, क्लियर हो गया, डी ऑप्शन जो है 90 का सही है। ठीक है, 90 का डी सही है। 91 देखिएगा, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे, तो तुकाराम थे जो शिवाजी के समकालीन थे। 91 का सी ऑप्शन सही होगा। 2015-2016 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुए, तो देखिए ये ध्यान रखिएगा, जो 92 का सी होगा, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में होम रूल लागू, उस लीग जो हुआ था वो शुरू हुआ था 1915 और 1916 में। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, देखिए यहाँ पर भी एलिमिनेट करना सीखिए आप लोग ऑप्शंस को। तो यहाँ दिया कौन सा जोड़ा सही नहीं है 93 में, तो देखिए मुस्लिम युग की शुरुआत
AD 622 में हुई थी। कलिंग युद्ध BC 261 में हुआ था। शक संवत की शुरुआत AD 78 में हुआ था, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु जो होती AD 1709 में नहीं हुई थी। तो 93 का ये सही हो जाएगा। अब 94 देखिएगा, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी जी हैं, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो 94 का सी ऑप्शन सही होगा। अब पूछा है 95, निम्न का मिलान करें। ठीक है, अब इसको मिलान करना ऑप्शन देखिएगा। देखिए हम ऑप्शन आपको बताते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करिए, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो आप ऑप्शन में ढूंढिए कि थर्ड कौन सा है। तो देखिए A, B और D वाले में है। ठीक, सी वाला एलिमिनेट कर दिया आपने। अब आप आइए बी वाले पे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की वो स्वामी विवेकानंद जी ने की। तो 3 हो गया, 1 हो गया। अब देखिए हमको क्या करना है, ए ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गया, तो बी और डी में देखना है। अब हमको क्या करना है, सी वाला। अब हमको देखना है डी वाले में कि डी वाले में क्या होता है। ठीक, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना जो थी उन्होंने किसने की? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले द्वारा की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 95 का बी, 3125, 3125। ठीक है, 3, 1, 2 और 5। ये देखिए ये ऐसे ही दे दिया है फंसाने के लिए क्वेश्चंस, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 97 देखिएगा। 97 में पूछा गया है कि वसंत विषुव होता है। तो 97 का सी हो जाएगा, 21 मार्च को वसंत विषुव होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो 99 का हो जाएगा बी ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा। सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह चिनाब नदी पर स्थित है। तो देख लिया हमने आप सभी को क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जो भी थे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के क्वेश्चन, जो 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थे उसको पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो आप सभी रिवीजन करते रहिए। हम आपको 24 अगस्त सेकंड शिफ्ट के भी क्वेश्चन जल्दी से प्रोवाइड करा देते हैं ताकि आप क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिए, और जो भी क्वेश्चंस होगा, जो टॉपिक्स आने वाले उसको भी हम कंप्लीट कराएंगे। तो आप सभी आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिल्डर से इसी प्रकार जुड़े रहे और आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिल्डर से बने रहें ताकि आपको हर समय नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप देखते रहें, ताकि आप देखते रहेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का हो गया, अब हम सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा देते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स जो आपको ग्राफ के क्वेश्चंस है। अगर आपको ग्राफ के क्वेश्चंस कंप्लीट करना है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में और हम आपको ग्राफ के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।